अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आप तमाम का बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टैंडर्ड 5th से लेकर स्टैंडर्ड 10th तक के तमाम वीडियो साइंस के अवेलेबल हैं, तो आप इन्हें खुद भी देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और आगे भी आपको तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम देख रहे हैं आपका चैप्टर खुलिया और खुलवी हैवान से सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। स्टैंडर्ड 8 के लिए जमात हश्तुम के लिए मजमून है साइंस और मैं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज यानी खुलिया और उसमें मौजूद खुलवी हैवान से, इसके बारे में हम थोड़ी सी मालूमात लास्ट वीक हासिल कर चुके थे। पिछले वीडियो में आपने ये देखा होगा। चलिए देखते हैं इससे आगे। ऑर्गेनेलीज ऑफ दिस सेल। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं खुलिये के बारे में। आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि खुलिया किसे कहते हैं। आपको पता है ना कि तमाम जानदारों की बुनियादी अफाली इकाई जो है वो खुलियात होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये बुनियादी अफाली इकाई है, यानी जिस तरह से एक छोटी सी ईंट से मिलकर बहुत सारी ईंटें मिलकर एक पूरी इमारत खड़ी होती है, बिल्कुल ऐसे ही छोटे छोटे मुख्तलिफ किस्म के खुलियात से मिलकर हमारा पूरा जिस्म बना हुआ है। फिर हमने लास्ट टाइम देखे थे पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के मुख्तलिफ हिस्से कौन से हैं खुलियात के। हमने लास्ट वीक में खुलवी दीवार यानी सेल वॉल के बारे में मालूमात हासिल की थी और मैंने आपको बताई थी कि खुलवी दीवार सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल सेल्स में खुलवी दीवार नहीं पाई जाती। खुलवी दीवार यानी खुलवी झिल्ली के गिर्द मौजूद एक मजबूत और लचकदार गिलाफ। खुलवी झिल्ली जिस तरह से नबातात में खुलवी दीवार होती है, वैसे हैवानात में खुलवी झिल्ली होती है। हैवानात में खुलवी दीवार नहीं पाई जाती। तो हैवानात में जो है एक खुलिये के गिर्द एक पतली नाजुक और लचकदार झिल्ली होती है जो खुलिये के अज्जा की बैरूनी माहौल से हिफाजत करती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नबातात में भी खुलवी झिल्ली होती है और फिर उस खुलवी झिल्ली के अतराफ में खुलवी दीवार होती है। ठीक है, तो नबातात और हैवानात दोनों में खुलवी झिल्ली पाई जाती है, लेकिन फर्क ये है कि नबातात में खुलवी झिल्ली के अतराफ में खुलवी दीवार भी होती है, जबकि हैवानात में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या खुलवी झिल्ली होती है, खुलवी दीवार नहीं पाई जाती। देखिए ये यहाँ पे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख सकते हैं। तो बताइए तो भला खुलिये में मादों का सफर किस तरह अंजाम पाता होगा। इतना हम लास्ट टाइम देख चुके थे, आज हम इसके आगे देखेंगे। हम देखेंगे कि खुलिये में मादों का जो सफर है वो किस तरह से अंजाम पाता है, किस तरह से खुलिये मादे में सफर करते हैं। खुलिये की तवानाई इस्तेमाल करके अंजाम पाने वाले अफ़ाल, खुलिये की जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल करके जो अफ़ाल अंजाम पाते हैं, उसमें सबसे पहला है खुलवी तुग़ज़िया, यानी जिसे इंग्लिश में एंडोसाइटोसिस कहते हैं। बैरूनी माहौल से ग़िज़ा और दीगर अशिया को जज़्ब करना। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि बैरूनी माहौल से सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो नफूस पजीर झिल्ली भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बैरूनी माहौल से जो ग़िज़ा है और दीगर अशिया जो है, कारामद अशिया जो है, वो उसको जज़्ब करती है। तस्वीर में आप देख सकते हो सेल मेम्ब्रेन, एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। आउटसाइड द सेल्स जो
غذائی اشیاء ہے اور دیگر اشیاء ہے وہ جذب ہو رہی ہے سیل میمبرین کے ذریعے. دیکھو کس طرح سے جھلی میں لچک پائی جاتی ہے اور پھر یہ اجزاء جو ہے اندر جھلی کے ذریعے اندر جا رہے ہیں, پھر وہ خلیے میں چلے جاتے ہیں. اسٹیپ نمبر 3 میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ اجزاء اب خلیے کے اندر پہنچ گئے, تو اسی لیے اسے نفوذ پذیر جھلی بھی کہتے ہیں. اور یہ عمل, یہ جو فعل ہے, یہ اینڈوسائٹوسس یا خلوی تغذیہ کہلاتا ہے. خلوی اخراج یا ایگزوسائٹوسس, بیکار مادے خلیے سے باہر کرنے کا, باہر خارج کرنے کا جو عمل ہے وہ ایگزوسائٹوسس یا خلوی اخراج کہلاتا ہے. ہم نے دیکھے تھے کہ آکسیجن جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے, تو نباتات اور حیوانات کے خلیات آکسیجن جو ہے لیتے ہیں اور خلیات میں سے پھر بیکار مادے جو ہوتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ اور اس طرح کے جو مادے ہوتے ہیں دیگر وہ باہر خارج کر دیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ویسیکلز اور آؤٹ سائڈ دا سیل میمبرین کے ذریعے وہ مادے باہر بھی خارج ہوتے ہیں. تو اندر فائدہ مند مادے اندر آنے کا عمل اینڈوسائٹوسس اور بیکار مادے باہر جانے کا عمل ایگزوسائٹوسس. دیکھیں یہاں پہ دونوں بتائے گئے ہیں. ایکسٹرا سیلولر فلوئڈز جو ہوتے ہیں, پلازما میمبرین دی گئی ہے, خلوی جھلی جسے کہتے ہیں, اور اینڈوسائٹوسس آپ دیکھ سکتے ہیں اندر آنے کا عمل, ٹھیک ہے, اور خلوی اخراج یا ایگزوسائٹوسس آپ دیکھ سکتے ہیں بیکار مادے جسم سے باہر کرنے کا عمل. خلیے کی توانائی استعمال کرنے والے افعال. اب یہ جو دونوں افعال ہم نے پہلے دیکھے اینڈوسائٹوسس اور ایگزوسائٹوسس, یہ خلیے کی توانائی استعمال کرنے والے افعال تھے. اب کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو خلیے کی توانائی استعمال نہیں کرتے, تو وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ہے نفوذ یا جسے ڈیفیوژن کہتے ہیں. O2 CO2 جیسے مہین سالمات کا خلیے کے اندر داخل ہونا اور خلیے سے باہر خارج ہونا جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ نفوذ یا ڈیفیوژن کہلاتا ہے. تو ہمیں پتا ہے کہ O2 جو ہے وہ داخل ہوگی کیونکہ وہ فائدہ مند ہے, تو آکسیجن مالیکیولز آپ ریڈ کلر میں دیکھ سکتے ہیں اندر جا رہے ہیں, فوڈ مالیکیولز بھی اندر آ رہے ہیں سیل میں, اور کاربن ڈائی آکسائڈ مالیکیولز پرپل کلر میں بتائے گئے ہیں. تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ مالیکیولز جو ہے یہ بیکار مادہ ہے, اس کو ہمارے سیل کی ضرورت, سیل کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی, تو یہ جسم سے باہر یا سیل سے باہر خارج کر دیے جاتے ہیں. ڈیفیوژن ان اور آؤٹ آف اے لیونگ سیل, یہ ڈیفیوژن نفوذ کا عمل کہلاتا ہے چونکہ یہ نفوذ پذیر جھلی کے ذریعے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ O2 اور CO2 جیسے سالمات یا تو اندر داخل ہوں گے اور یا کچھ سالمات باہر خلیے سے باہر خارج ہوتے ہیں, تو یہ عمل کلی طور پر نفوذ یا ڈیفیوژن کہلاتا ہے, اور اس عمل کے دوران خلیے کی توانائی استعمال نہیں ہوتی. ولوج یا اوزموسس, زیادہ پانی والے حصے سے کم پانی والے حصے کی طرف انتخابی نفوذ پذیر جھلی کے ذریعے پانی کا یہ سفر ولوج کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ولوج جو ہوتا ہے یہ 3 طرح کے سولوشن میں ہوتا ہے. ایک ہے ہائپوٹونک سولوشن, ایک ہے آئزوٹونک سولوشن, اور ایک ہے ہائپرٹونک سولوشن, ٹھیک ہے. تو اینیمل سیلز میں اور نارمل سیلز میں کس طرح سے ہوتا ہے, اینیمل سیلز میں کس طرح سے ہوتا ہے اور پلانٹ سیلز میں کس طرح سے ہوتا ہے, یہ یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ ولوج یا اوزموسس میں زیادہ پانی والے حصے سے کم پانی والے حصے کی طرف انتخابی نفوذ پذیر جھلی کے ذریعے پانی کا سفر ولوج کہلاتا ہے. چلیے اس کو اچھی طرح سے سمجھ. یہ ہوتا ہے پہلا ہائپوٹونک سولوشن یعنی زیر تنابی محلول میں. ہائپوٹونک سولوشن یا زیر تنابی محلول میں کیا ہوتا ہے؟ خلیے میں پانی کا تناسب کم ہوتا ہے اور اطراف کے ماحول میں پانی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کون سے اس میں؟ ہائپوٹونک سولوشن میں خلیے میں پانی کا تناسب کم ہے, اطراف کے ماحول میں آپ H2O دیکھ سکتے ہیں, H2O اوپر اینیمل سیل اور نیچے پلانٹ سیل بتایا گیا ہے. تو پانی کا تناسب جو ہے خلیے میں کم ہے, باہر پانی کا تناسب زیادہ ہونے سے پانی خلیے میں داخل ہوتا ہے. ظاہری بات ہے جب اندر پانی نہیں ہے تو باہر سے پانی جو ہے کیا ہوگا؟ اندر خارج ہوگا, اندر داخل ہوگا. اسے درون ولوج یا
एंडोसोमिस कहते हैं। मसलन किशमिश पानी में रखने पर कुछ वक्फे के बाद फूल जाती है। देखिए किशमिश को जब हम पानी में डालते हैं थोड़ी देर के बाद क्या होता है, या अगर हम उसे रात भर भिगो के रखते हैं तो हम सुबह में देखते हैं कि वो फूल जाएगी। बिल्कुल वैसे ही अंजीर को अगर हम रखेंगे पानी में तो वो भी सुबह में फूल जाती है। सूखी खजूर अगर हम पानी में रखते हैं तो वो भी सुबह में आपको फूली हुई मिलेगी। तो ये जो किशमिश है, अंजीर है और सूखी खजूर है, ये एग्जाम्पल है उन तरह के खुलियात की जिसमें अंदर पानी का तनासुब कम होता है। चूंकि ये ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई हालत में होते हैं तो खुश्क होते हैं ये, तो इसलिए इसमें पानी का तनासुब अंदर कम होता है और अतराफ के माहौल में पानी का तनासुब ज्यादा है। हमने इसको पानी में भिगो के रखे तो उसके बाहर जो है क्या है, पानी ही पानी मौजूद है। तो क्या होगा, अब जो खुलियात है अंजीर के, किशमिश के, खजूर के, वो बाहर के मौजूद जो पानी है उसको वो खुलियात जो है जज्ब कर लेते हैं, यानी बाहर मौजूद पानी जो है वो अंदर चला जाता है और ये होता है ज़ेरे तनाबी महलूल या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, पहली वाली सिचुएशन आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम तनाबी महलूल में या आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, खुलिये के अतराफ में और खुलिये में पानी का तनासुब मसावी होता है। ठीक है, यानी अंदर जितना पानी जो है खुलिये में मौजूद है बाहर भी उतना ही पानी मौजूद है। तो इस हालत में क्या होता है, अंदर या बाहर पानी का नक्लो हमल नहीं होता है और इसे हम तनाबी महलूल या आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो सिचुएशन आप देख सकते हो, ऊपर एनिमल सेल, नीचे प्लांट सेल दिया है कि बाहर H2O और अंदर H2O का तनासुब बराबर है। दरमियान में इस तस्वीर में राइट हैंड साइड पर बीच वाली तस्वीर में आप देख सकते हो आइसोटोनिक, अंदर बाहर तनासुब बराबर है, तो ये इस दौरान पानी का नक्लो हमल नहीं होगा। अब देखते हैं बेशतनाबी महलूल या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। बेशतनाबी महलूल में क्या होता है, खुलिये में पानी का तनासुब ज़्यादा होता है और अतराफ के माहौल में पानी का तनासुब कम होता है। तो खुलिये से पानी बाहर खारिज होता है। मिसाल यहाँ पे बताई गई है कि फलों के टुकड़ों, काश को जब हम शक्कर की गाढ़ी चाशनी में डालते हैं तो टुकड़ों का पानी चाशनी में दाखिल होकर कुछ वक्फे के बाद ऐसा होता है कि फलों के जो टुकड़े हैं वो सिकुड़ जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर, हमारे घरों में बनता है बहुत ज़्यादा, जो अमरूद होते हैं उसको काट कर उसको शक्कर के महलूल में डाला जाता है चाशनी में और फिर उसे अच्छी तरह से पकाया जाता है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो जो अमरूद के टुकड़े हमने डाले थे शक्कर की चाशनी में वो सिकुड़ जाते हैं और जो शक्कर की जो चाशनी होती है उसमें अमरूद का फ्लेवर जो है आ जाता है और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये बेशतनाबी या हाइपरटोनिक महलूल की एग्जाम्पल है। बेशतनाबी महलूल में रखने पर हैवानी या नबाती खुलियों का पानी बरू वलूज यानी एक्समोसिस के जरिए बाहर खारिज होता है और खुलिया माया सिकुड़ जाता है। इस अमल को माया पाशीदगी या प्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल दिया हुआ है कि जब बाहर पानी कम हो, खुलिये में पानी का तनासुब ज़्यादा हो तो क्या होता है, पानी जो है वो बाहर खारिज हो जाता है और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वलूज बताया गया है नबाती खुलिये में किस तरह से होता है, हैवानी खुलिये में, और तीनों एग्जाम्पल यहाँ दी गई है ज़ेरे तनाबी महलूल, हम तनाबी महलूल और बेशतनाबी महलूल की। तो यहाँ पर बताया गया है प्लाज्मोलिसिस, जहाँ पर क्या होता है पानी बाहर खारिज होता है। जब खुलिये में पानी की मिकदार जो है ज़्यादा होती है और बाहर कम होता है तो पानी बाहर खारिज होता है। जब बाहर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, खुलिये में कम होती है तो पानी बाहर से अंदर दाखिल होता है, जिसे डीप्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अब देखते हैं खुलिया माया के बारे में, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है साइटोप्लाज्म। खुलिये में नाम से ही जाहिर है अंदर एक माय होता है जिसे खुलिया माया कहते हैं। चिपचिपा सा मादा होता है जो मुसलसल हरकत करता रहता है, इसे ही साइटोप्लाज्म या खुलिया माया कहते हैं। खुलवी झिल्ली और मरकजे के दरमियान मौजूद माय शय को खुलिया माया कहा जाता है। खुलिया माया चिपचिपा मादा है जो मुसलसल हरकत करता रहता है। इसमें कई खुलवी हैवान से जो है बिखरे हुए होते हैं। खुलिये में कीमियाई तामुल के लिए खुलिया माया एक वास्ते के तौर पर काम करता है।
खुलवी हैवानसों के अलावा खुलिये का हिस्सा साइटोसोल है। खुलिया माया में अमीनो एसिड, ग्लूकोज और विटामिन वगैरह जखीरा किए जाते हैं। बड़े मरकजी खालियों की बना पर नबाती खुलिये में खुलिया माया जो है वो किनारों पर जमा हो जाता है। नबाती खुलिये की खुलिया माया की बनिस्बत हैवानी खुलिये का खुलिया माया ज्यादा ज़र्राती और गाढ़ा होता है। इसका मतलब यह है कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो ज्यादा ज़र्राती होता है और ज्यादा गाढ़ा होता है, जबकि नबाती खुलिये में जो खुलिया माया होता है वो उसकी बनिस्बत कम जो है गाढ़ा होता है। यहाँ पर आप लोग साइटोप्लाज्म देख सकते हो। यहाँ दूसरी तस्वीर में एक क्रॉस सेक्शन है एनिमल सेल का, वो वहाँ पर आपको बताया गया है कि वो किस तरह से होता है। और उसमें साइटोप्लाज्म होता है, खुलिया माया होता है, जिसमें तमाम खुलवी हैवान से तैर रहे होते हैं। यहाँ पर एक प्याज के छिलके का क्रॉस सेक्शन लिया गया है और उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू आप देख सकते हो। तो इस तरह से प्याज के छिलके में कई खुलियात आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये प्याज के छिलके के खुलियात हैं। खुलवी दीवार यहाँ पर देखी जा सकती है, जो बाहर के हिस्सा है वो खुलवी दीवार है, अंदर वाला जो है वो खुलवी झिल्ली होती है, वाज़ह तौर पर मरकज़ा नजर आ रहा है। चूंकि नबाती खुलिये में खालिये या वैक्यूल्स जिसे कहा जाता है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से खुलिया माया जो है वो किनारे की तरफ धकेल दिया जाता है। तो यहाँ पर खुलवी दीवार से लगे हुआ आपको खुलिया माया नजर आ रहा होगा, जबकि हैवानी खुलिये में ऐसा नहीं होता। हैवानी खुलिये में खुलिया माया जो है पूरे सेल में बिखरा हुआ होता है और हैवानी खुलिये का जो खुलिया माया होता है वो ज्यादा गाढ़ा और ज्यादा चिपचिपा होता है, ज्यादा ज़र्राती होता है और इसमें खुलवी हैवान से, जिसे हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, वो तैर रहे होते हैं। अब इसका काम क्या है साइटोप्लाज्म का? साइटोप्लाज्म का काम है रिमूव्स वेस्ट मटेरियल, जितने भी वेस्ट मटेरियल है खुलिये में उसको बाहर खारिज करना। जैसे हमने एग्जाम्पल देखे थे नफूज और वलूज की, है ना, एग्जाम्पल में हमने देखे थे कि CO2 बाहर खारिज की जाती है खुलिये के और ऑक्सीजन O2 अंदर ली जाती है। इसी तरह से गिज़ाई अज्जा सेल में लिए जाते हैं और बेकार अज्जा बाहर खारिज किए जाते हैं। तो इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है खुलिया माया यानी साइटोप्लाज्म। उसके बाद हेल्प्स इन सेल रेस्पिरेशन, और खुलियात भी जो है वो सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन का अमल होता है, तो सेल रेस्पिरेशन में ये मदद करता है। कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एनर्जी, ये सबसे अहम काम है इसका। आपको पता है कि हमें हर छोटे से छोटा काम करने के लिए तवानाई यानी एनर्जी की जरूरत होती है। आपको खेलना है, कूदना है, पढ़ना है, लिखना है, चलना है, हत्ता कि कोई चीज नीचे गिर गई है उसे उठाना भी है अगर आपको, तो आपको उसके लिए एनर्जी की जरूरत है। तो ये जो कुछ हम खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम जो है वो हमारे सेल्स में होता है। और सेल्स में बतौर खास ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो साइटोप्लाज्म में ये काम होता है ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने का। खुलवी हैवान से सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं? खुलिये में बहुत सारे झैली अज्जा मौजूद होते हैं जो मखसूस फेल अंजाम देते हैं। इनके खास कुछ अफ़ाल हैं वो ये अंजाम देते हैं और इन्हें खुलवी हैवान से ये सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ये हैवान से यानी खुलिये के आज़ा हैं। जिस तरह से हमारे आज़ा मौजूद हैं, हमारे हाथ, पैर, नाक, हाथ, कान मौजूद होते हैं, ये हमारे आज़ा या बॉडी पार्ट्स कहलाते हैं। बिल्कुल वैसे ही खुलिये के भी कुछ आज़ा होते हैं। हर हैवान से के गिर्द रोगनी प्रोटीन की झिल्ली होती है। मरकज़ा और सब्ज मायना के अलावा दीगर तमाम हैवान से इलेक्ट्रॉनिक खुरदबीन के जरिए देखे जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ मरकज़े को और सब्ज मायने को ही नहीं देख सकते, बाकी तमाम हम सेल ऑर्गेनेलीज या खुलवी हैवानों को हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक खुरदबीन क्या होती है, सेल ऑर्गेनेलीज क्या है, ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक खुरदबीन क्या होती है या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं। जो तस्वीर में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रही है ये है एक इलेक्ट्रॉनिक खुरदबीन।
इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन की जो लेंसेज होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, जिसकी वजह से किसी भी छोटी से छोटी चीज़ का एक जूम व्यू जो है हम देख सकते हैं। ये तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है राइट हैंड साइड पर, ये फेस ऑफ एन आंट और व्यू फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ये एक छोटी सी जो मूंगी होती है, चूंटी जिसे हम कहते हैं या आंट जिसे हम कहते हैं, कितनी छोटी होती है, उसका जो फेस है, उसका जो चेहरा है, उसका एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको दिखाया गया है। कितना खौफनाक नजर आ रहा है ना। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन के लेंसेज कितने स्ट्रांग होते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन आप देख सकते हो कि एक्चुअल में ये पूरी किस तरह से नजर आती है। और ये एक ब्रोकन ब्लड कैपिलरी बताई गई है। अगर कभी हमारे जिस्म के किसी हिस्से पर चोट लग जाए या कोई मार लग जाए, कहीं पे कट लग जाए, तो हमारे जिस्म से खून बहने लगता है। खून बहा इसका मतलब है कि अंदर जो हमारी कैपिलरी है वो कट गई और वहां से खून बाहर निकल रहा है। तो जो ब्रोकन ब्लड कैपिलरी है उसका एक जूम व्यू बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से कि जब उसमें से खून बाहर निकलता है तो वो किस तरह से नजर आता है। तो इससे आप भी समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपके स्कूल में और जो लैब में होते हैं वो सादे वाले हमारे माइक्रोस्कोप हैं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नहीं है वो। तो अब एक छोटी सी सरगर्मी एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर कि मुख्तलिफ माहौलदोज़ अशिया का इस्तेमाल करके खुलिये का मॉडल बनाइए। देखिए, माहौलदोज़ अशिया इस्तेमाल करनी है, यानी ऐसी चीज़ें जो हम माहौल से हासिल कर सकते हैं या बाद में जिन्हें डिकम्पोज करने में आसानी हो सकती है। थर्माकोल, प्लास्टिक जैसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, ये माहौल को आलूदा करती है। तो माहौलदोज़ अशिया का इस्तेमाल करके, जैसे लकड़ी है, पेपर है, पुट्ठा है, मिट्टी है, इनका इस्तेमाल करके आपको एक छोटे से सेल का मॉडल तैयार करना है कि सेल में क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज क्या है। इसका एक छोटा सा मॉडल आपको तैयार करना है। ये आपकी किताब में एक्टिविटी दी गई है। तो सबक हमारा आज का यहीं पे खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी सवालात हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसके जवाब देने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और लाइक करने के बाद प्रेस द बेल, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। अब आप लोगों से अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।